बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही नारा है और वो नारा ये है कि जो मियाँ वापस आएगा तो लग पता जाएगा। वो लग पता किसको जाएगा? मुल्क के निज़ाम इंसाफ को लग पता चला जाएगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुद कोई बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलेगा? याद रहे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 2019 में तशरीफ ले गए तो उस वक्त एक गैर मामूली हालात थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब अलील थे जिस तरह से वो मुल्क से बाहर गए। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने खुद कहा, रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनको बाहर तो बाजवा साहब ने भिजवाया था और वो एक अरेंजमेंट के तहत बाहर तशरीफ ले गए थे। याद रहे कि जब वो गए तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की और कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर बिल्कुल अलील नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल जो रिसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी सबमिट की गई उसमें यह बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एज रिसेंट एज नवंबर 2022 में उनका एक प्रोसीजर किया गया और वाकई उनको जो सिम्टम्स हैं दिल की बीमारी के वो अभी भी मौजूद हैं और उनको ट्रीट भी किया जाना है इन द टाइम्स टू कम। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं इस जोश और जज्बे के साथ कि वो मुल्क की सियासत में दोबारा कदम रखेंगे, इक़्तिदार में आएंगे, उनकी जमात दोबारा जीतेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को कानूनी मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा और सबसे बुलंद मसला ये है जिसके गिर्द पूरी सियासत घूम रही है कि मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो क्या उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी या नहीं? क्या उनको इतना वक्त मिलेगा कि पहले वो लाहौर में एक सियासी एक्टिविटी यानी 21 अक्टूबर का जलसा उसको एड्रेस करें और उसके बाद उसी हिफाजती ज़मानत के दौर के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ख़ुद को सरेंडर करें जहां पर उनकी समात उनकी अपीलों के हवाले से दोबारा शुरू होगी। वो इस्तेहकाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है कि वो उन्हें बेल देती है या नहीं देती। ये बहुत बड़ा सवाल है। कानूनी माहिरीन इस पर डिवाइडेड हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनी रहनुमा और कुछ जो इंडिपेंडेंट लीगल एनालिस्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि बड़े रिमोट चांसेस हैं और बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ होगा अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस वक्त ये हिफाजती ज़मानत दी जाएगी। क्योंकि कहना यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सिर्फ एब्सकॉन्ड नहीं कर रहे बल्कि वो कन्विक्शन के बाद एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में अदालतें बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव व्यू रखती हैं किसी भी ऐसे शख्स को जो कि एब्सकॉन्ड कर रहा हो उसे कोई ना कोई रिलीफ देने में। लेकिन मुल्क की सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मुल्क में पनामा जैसा फैसला आ सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर मुल्क के अंदर जब उमर अता बंदियाल साहब थे तो एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे जनाब इमरान खान, उनको नैब के रिमांड पीरियड से निकाल कर रिलीफ दिया जा सकता है। तो मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आज के हालात ये हैं और आज का सवाल भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं और मजहबी इफ्ताह कर रहे हैं। वो रिसेंट फुटेज भी हमने देखी, उम्रे की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून बात करती है, लेकिन पॉपुलैरिटी या रेलेवेंस इससे मुतालिक भी बड़ा दिलचस्प व्यू है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। और वो व्यू कैसे सामने आया वो एहसन इकबाल साहब की अल्फाज की सूरत में हमारे सामने आया। वो क्या फरमा रहे हैं सुनकर आप भी हैरान होंगे, शायद परेशान हो, लेकिन शायद यही अब हकीकत है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल साहब इस बात को टेसिटली शायद सपोर्ट कर रहे हैं या इसके ऊपर मोहर सब्त कर रहे हैं या कम अज़ कम बगैर कहे इस बात को एक्नॉलेज ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस वक्त पॉपुलर नहीं लेकिन प्रॉपर लीडरशिप ज़रूर है इस मुल्क के लिए। ये बयानियाँ ये सब कुछ पाकिस्तान के अवाम के लिए कितना काबिल कबूल होगा इसका जवाब ना मैं दे सकता हूँ ना आप, इसका जवाब आने वाला इलेक्शन ही देगा। हालात किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब मोहम्मद मालिक साहब। ख़ुद को ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट कहते हैं, मेरे उस्ताद हैं। मेरे लिए तो वो ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल सारे ही उनसे मैं सीखता हूँ। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क की जो अदालती और सियासी तारीख़ है उसको बड़े करीब से देखा है उन्होंने। आपका भी बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बेलाग तबसरा करती हैं और कोई लगी लिपटी नहीं रखती, ये उनका खासा है। नो मैटर कि कोई उनसे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो जाए। आई थिंक बीइंग जर्नलिस्ट ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया सना आपका भी। सबसे पहले मैं मालिक साहब आपके पास आना चाहूँगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है जो कि कल एहसन इकबाल साहब ने की। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मैं उसकी लीगल जो साइड है, लीगल कम पॉलिटिकल, उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन क्या इस बयान से मैं दुरुस्त समझाऊँ कि मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि हम पॉपुलर नहीं हैं लेकिन हम प्रॉपर हैं और हमारे मुल्क में प्रॉपर लीडरशिप वो होती है जो कि हर एक को काबिल कबूल हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को यानी इस्टेब्लिशमेंट को? नहीं, ये
तज्जिया आपका ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है यूर अ बिट हार्श ऑन एहसन इकबाल साहब। ही लाइक्स के वो लफ्जों के पन पे हमेशा उनको शौक होता है कुछ करने का। आई थिंक इट वाज मोर अ पन अच्छा देन एनीथिंग, और ही वाज प्लेइंग विद द वर्ड्स। ठीक। लेकिन जो आपकी एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर लीडर वही होता है जिसका अप्रूवल चल रहा हो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आपने इब्तदाइये में बहुत से अपने सवालों के जवाब खुद ही दे दिए मुनीब। जब आपने कहा, हमें बुकला ने बताया कि जब मियाँ साहब गए थे तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है, लीगल तारीख का, कि किसी कॉन्विक्ट को आपने बाहर भेज दें इस तरह मुल्क से बाहर, और वो भी एक एफिडेविट के ऊपर, उसमें कोई गारंटर्स भी नहीं थे। हाँ जी वो तो अदालत से गए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। कि हमने एस्टेब्लिशमेंट में मियाँ साहब को भिजवाया था, अदालत तो खाली एक कॉन्डुइट बन गई। यानी कि अब आप ही मियाँ साहब रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं के अप्रूवल से आ रहे हैं जिनके अप्रूवल से गए थे। तो इसलिए आप, जैसे आपने कहा, कुछ भी हो सकता है। मैं दो तीन लोग हैं टॉप लॉयर्स, जब उनसे बात करते हैं, सलमान अकरम राजा इज़ वन ऑफ देम, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो पॉलिटिकल आर्गूमेंट नहीं देते, वो हमेशा लीगल आर्गूमेंट देते हैं, चाहे जिसको मर्जी सूट कर रहा हो। इवन ही वाज कन्विंस्ड कि अगर तो लीगल प्रेसिडेंट्स पे आप जाते हैं तो बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनती है। एतजाज एहसन का साहब का भी ख्याल है कि बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और जज को बड़ा आउट ऑफ द वे जाके एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा। तो जैसे आपने कहा पहले भी प्रेसिडेंट था, ये सेकंड प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए, एक तो है इनकी जो ताहियात पाबंदी वाला मामला है। ये बड़ा अच्छा है कि उन्होंने पॉइंट किया सलमान अकरम ने। उन्होंने कहा ये पिवट जो बनेगा, ये बनेगा जब आप ये अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे और रिटर्निंग अफसर साहब अगर कबूल करते हैं तो जाहिर है ये चैलेंज होगा कि एक तशरीह ये है कि आइन की तशरीह है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये अमेंडमेंट के बगैर हो नहीं सकता। रिटर्निंग अफसर के हाथ में होगा कि जी कानून आ गया हुआ है कि 5 साल की मुद्दत हो गई है तो इसलिए ये अहल है। उन्होंने कहा फिर ये जाएगा कोर्ट में, फिर 9 मेंबर बेंच बनेगा, वो लंबा काम है। तो अब एक मियाँ साहब, एक एस्टेब्लिशमेंट, और अब लग ये रहा है कि जो रिटर्निंग अफसर है वो एक पिवट होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, सियासी मुस्तकबिल के फैसले का। क्योंकि अगर वो रिजेक्ट कर देता है मियाँ साहब के इसी बेसिस पे, तब भी लंबा पड़ गया मामला, फिर मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो इनके कागज एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरी साइड चैलेंज करती है तो फिर इलेक्शन लड़ पाएंगे। सो इट इज डाउन टू 2-3 की ऑफिसेस। बिल्कुल, एक तो रिटर्निंग अफसर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कौन से जज होंगे, क्या होगा। लेकिन जो हालात हैं, लग तो ये रहा है कि बड़े फैसले हो गए में हैं कि PMLN, देखिए एक वेरी क्विकली, आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर टाइम, एक चीज़ तो क्लियर है मनीब कि PMLN इंडिस्पेंसिबल है लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में। पंजाब में PTI को हटाना है, कुछ भी करना है, तो PMLN ही है, पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। अब फैसला ये हमें नजर आएगा कि अगर PMLN इंडिस्पेंसिबल है तो क्या नवाज शरीफ साहब भी इंडिस्पेंसिबल है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज नाउ दैट नीड्स टू बी सीन। अच्छा सना बुचा साहब, ये आर अंसार भाई साहब की स्टोरी भी आई, और इनफैक्ट जो पॉइंट मोहम्मद मालिक साहब ने भी रेज किया है इंडिस्पेंसिबिलिटी का, अंसार भाई साहब की स्टोरी के अंदर वो पूरा उसको उसके अपने तज्जिए के अंदर, या जो कानूनी मसाइल मियां नवाज शरीफ के सामने है, उसको उन्होंने एक्सपैंड किया और बताया कि इश्यूज़ क्या हैं। बट आपको ये सारा इस तरह लगता है बिकॉज वैसे तो कोई एम्बिशन नहीं है, कभी भी शहबाज शरीफ साहब का नज़र नहीं आया कि वो अपने भाई को आउटडू करना चाहते हैं और ख़ुद आगे आना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है ख्वाहिशात हर एक की हो सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि अपने भाई को पीछे कर दें और ख़ुद आगे आ जाएं, अनलेस के भाई उनको खुद आगे कहें कि नहीं जी आपके अगर हुकूमत बन रही है तो फिर आप ही वज़ीर आज़म बने, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट क्या इस निज़ाम में आपको -1 की जगह इमरान खान माइनस हो रहे हैं, तो ये -2 भी नज़र आ रहा है इस वक्त? देखिए पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। और जो आपको पता है बाजवा साहब जो फॉर्मर सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने ये बड़ा कहा था कि ये अगर तो हम लीगल मैटर्स में देखें तो बात वहीं से शुरू होगी जहाँ से टूटा था सिलसिला, यानी कि वही जिनमें कन्विक्टेड है अजीज़िया में, एवनफील्ड में 10 years and 7 years रिस्पेक्टिवली मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, पेश हो जाएंगे। देखिए आप जितना मर्जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी को शामिल कर लीजिए, आपको ऑन द सर्फेस कोई ना कोई चीज़ तो कानूनी करनी पड़ती है। अब ये गैर आइनी तरीके से मियाँ साहब बिल्कुल बाहर गए थे, लेकिन क्या गैर आइनी तरीके में क्या अदालतें नहीं इन्वॉल्व थी? क्या गैर कानूनी तौर पर
अदालतें नहीं इन्वॉल्व थी, 2 मेंबर का बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें बैठकर आपके नजफी साहब जो इस वक्त हैं मौजूद और सरदार रहीम साहब थे जो अब रिटायर्ड हैं, इन दोनों ने ये फैसला दिया था कि 4 हफ्ते की आप एक्सटेंडेबल जमानत दे सकते हैं और आप जी सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। उसके बाद ये चले गए 4 हफ्ता, अब 4 साल हो गए। मेरा ख्याल है ये मेरी जहाँ तक दानिस्त है, ना इनको हिफाजती बेल मिलनी है, ना इनको इनकी मर्जी की रिक्वायरमेंट्स मिलनी है। 4 मुल्क जाना था जी इन्होंने, चीन, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई और सऊदी अरेबिया कवर हो गया है। कतर के चीफ जो है आपके चीफ से आके खुद मिल लिए हैं और चीन का जो दौरा है वो आपके निगरां वजीर आजम करेंगे। तो ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि हर चीज डिसाइड तो कहीं हो रही है लेकिन कोई ना कोई चीजें तो ऑन द सरफेस नजर आती है ना। चीफ का जरूर ये फैसला हो सकता है कि स्मगलिंग रोक दें, अफगान मुहाजिरीन को वापस भेज दें, चीफ का ये हो सकता है डिसीजन। एपेक्स कमेटी का फैसला चीफ का फैसला है, ठीक है, बट एपेक्स कमेटी उसको करने के लिए मौजूद है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है लेकिन थिंग्स ऑन ग्राउंड आर नॉट मूविंग इन दैट ऑर्डर। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब की वापसी इस कदर मुमकिन नजर आती है। मेरा ख्याल है 19 तारीख तक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सुलेमान शहबाज वाली जमानत और मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत एक ही रिक्वायरमेंट है लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग हैं। वो कन्विक्टेड भी हैं, ट्रायल भी देख चुके हैं, सुलेमान शहबाज का एक अलग केस था। तो अब आप आके जलसा करें, जलसी करें। आप अभी ये एक वाजे आपको एक चीज बता देती हूँ मुनीब साहब कि ये मरियम नवाज साहिबा अब कंसिस्टेंटली वो यूनियन काउंसिल मीटिंग से मिलती हैं, सोशल मीडिया की टीम से मिलती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऑन ग्राउंड जलसे अटेंड करते हैं। इसमें इससे ज्यादा बड़ा वाजे फर्क आपको क्या दिखाई दे सकता है? मेरा ख्याल है मियां साहब की पूरी वापसी को गैल्वेनाइज किया गया है जस्ट टू हेल्प पीएमएलएन रीसर्फेस। एग्जैक्टली, वो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस आल्सो जो आप बात की है, बट शायद पीएमएलएन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये नहीं तो फिर कब? मतलब पीडीएम की हुकूमत गुजरने के बाद तो वैसे ही सियासी कैपिटल पीएमएलएन का ज़मीन बोझ हो चुका है। अगर रिवाइवल है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, इतने बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट करना और उनको एज अ सेवियर उनका रिटर्न ये एस्टैब्लिश करवाना, यही पीएमएलएन के लिए मेरे ख्याल में एक सर्वाइविंग टैक्टिक है। बट अब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का तैयारा लैंड करता है जी लाहौर के अंदर, तो निगरान हुकूमत है इस वक्त, उनकी हुकूमत तो है नहीं, पीडीएम की है नहीं, जहाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। तो जो पीएमएलएन के वकला को अगर आप सुने तो उनका आर्गूमेंट तो यही है कि मियां साहब के लैंड करने से पहले ही उनके पास हिफाजती जमानत होगी, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा एयरपोर्ट पर। ये कानूनी तौर पर आपकी जब बात होती है, आपको ये मुमकिन नजर आता है कि बिफोर लैंडिंग उनको एक प्रोटेक्टिव बेल लाहौर हाई कोर्ट दे देगी अगेंस्ट द बैकड्रॉप के उन्हीं के ऑर्डर के तहत वो मुल्क से बाहर गए थे, और वो कहेंगे जी कि हम तो रिपोर्ट्स देते रहे हैं, ये मानते नहीं थे, हमारी तो तबीयत ख़राब थी और हमारी रेटस रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि मेरा तो प्रोसीजर हुआ है और मैं अब वापस आ रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो ये आपको लगता है उनके लैंडिंग से पहले उनको मिल जाएगी ये बेल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि लीगली ये एक इम्पॉसिबल सी जो है वो सूरत हाल लगती है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए, अगर यही प्रिंसिपल आ गया कि एक शख्स के लिए आप लॉ को बेंड करेंगे तो फिर उस शख्सियत के लिए भी अपना वो सारा नैरेटिव कि इवन के जो है वो गलत फैसला हुआ, जज अरशद मलिक के कन्फेशंस मौजूद हैं, उसके बाद जो पनामा बेंच के अंदर हुआ उसकी सारी सूरत हाल आपके सामने मौजूद है, और आप तारीख के कटहरे के अंदर एक जो है वो मजलूम के तौर के ऊपर है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद अगर आपके लिए कानून बेंड किया जाएगा, अब ये भी बदकिस्मती है ना कि जज का कन्फेशन तो है लेकिन उसका फैसला जो है वो वहां पे मौजूद है। हाँ, ये जज को नौकरी से निकाल दिया गया था लेकिन जज का फैसला मौजूद, ठीक है, फैसला मौजूद है और वो हाई कोर्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है। मतलब ये सारी चीजें हैं, और फिर 5 साल से अपीलें भी नहीं लगी हैं। तो मतलब अगर एक अश्योरेंस दे दी जाए कि जनाब मैं अदालत में सरेंडर करने जा रहा हूँ, ये जो टेक्निकली मेरे ख्याल में इसमें जो वो आती है ना, एक तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो मौजूद है, वो सेट असाइड नहीं हुआ है, तो पहली बात तो ये है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपको एक वहां से एक मिल सकती है कि जी मैं अदालत के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ, तो वो अगले दिन आके अदालत में सरेंडर करते हैं और फिर वहां पे जो भी अदालत वो फैसला करेगी तो उसके मुताबिक फिर चीजें। नहीं, बट ये जो टाइम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैक्यूम जो है मालिक साहब, ये
जैसे क्यूम साहब ने कहा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनको भी नहीं लगता कि उनकी लैंडिंग से पहले मिल जाएगी। बट सवाल ये है, मुस्लिम लीग नून ने तो 21 अक्टूबर को ही मीनार पाकिस्तान के लिए वो जगह ली हुई है जी, हमने जलसा करना है और बड़ा फ़कीदुल मिसाल मियाँ साहब का इस्तकबाल होगा, एंड राइटली सो, वो ये इसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। उसका क्या होगा अगर बेल भी नहीं है और फिर मियाँ साहब को स्पेस भी मिल रही है कि वो वहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं और जलसा कर रहे हैं और फिर अगले दिन खुद को सरेंडर करने जा रहे हैं? डू यू सी दिस हैपनिंग, या ये इट्स अ लिटिल टू मच टू आस्क फॉर, यू कैन इमेजिन? इट विल बी टू मच इफ इट हैपेंस, लेकिन आप इसका एक और जाविया देखें। जैसे हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि अगर वो आते हैं और वो क्लॉक पीछे भी चली जाती है तो फिर भी उस क्लॉक के मुताबिक तो उनको सीधा फिर हॉस्पिटल में जाना चाहिए ना जी, और वहीं से चले तो जलसा तो फिर भी एड्रेस कैसे करेंगे। लेकिन आप एक अच्छा दूसरा एंगल देखें। आप ये देखिए कि अगर ये सब कुछ हो जाता है, मियाँ साहब आ जाते हैं, सेकंड प्रेसिडेंस भी एक बन जाता है कि वो अरेस्ट नहीं होते, थर्ड प्रेसिडेंस बनता है कि वो जाके जलसा भी एड्रेस कर लेते हैं, फिर अगले दिन वो अदालत में जाते हैं और अदालत से उनको वो रिलीफ ही मिल जाती है। अब आप ये देखें कि उनकी पार्टी और आम आदमी के सामने इमेज क्या आएगा? इमेज आएगा एक सुपरमैन आ गए जिनके लिए हर चीज बेंड कर दी गई है, और अगर किसी को अब भी शक है कि उनको नहीं जिताया जाएगा और वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेगा, तो तुसी जाके गड्ढे खाओ। सो आप उसका दूसरा परसेप्शन ये देखें कि इफ ऑल द स्टॉप्स आर पुल्ड और ये सब कुछ किया जाए एक शख्स के लिए, तो फिर क्या आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है कि जनवरी के इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा और क्या नहीं होगा? और अगर आप एक पॉलिटिकल एनिमल हैं जो अभी तक अगर फेंस सिटिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत भी, तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बात कहाँ जा रही है। सो मेरा ख्याल है कि हम बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हैं। वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम सिचुएशंस they sometimes sire extreme measures। जी, मुझे लग रहा है कि अब ये नाइसिटीज हैं डिस्कशंस की कि क्या चीज कानूनी है, क्या चीज कानूनी होनी चाहिए, किसका क्या परसेप्शन होगा। मेरा ख्याल है अब पावर पॉलिटिक्स अपनी मोस्ट रूथलेस स्ट्रीक के साथ हो रही है। नजर आ रहा है कि हर कीमत पर पीटीआई विल नॉट बी अलाउड टू फुली पार्टिसिपेट, और अगर बैलेट पे रह भी गए तो बैलेट पेपर पे रहेंगे, ये वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे आपको नजर नहीं आने दिए जाएंगे, कोशिश ये होगी। तो जब ये सारे फैसले हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन डोमेस्टिक लेवल पे भी शायद प्लानर्स की वो ना हो जो होनी चाहिए, वो दुनिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद इलेक्शन हो भी इसलिए रहे हैं। सो मुझे तो अब बहुत से प्रेसिडेंट सेट होते नज़र आ रहे हैं, अगरचे वो लॉन्ग टर्म में ना मुल्क के लिए अच्छे हैं, ना कानून के लिए अच्छे हैं, ना अदलिया के लिए अच्छे हैं। लेकिन ये पावर गेम जितने खौफनाक तरीके से मुनीब खेली जा रही है, बिल्कुल ब्रेजनली हो रहा है सब कुछ, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। मतलब ये ब्रेजन नहीं होगा और कोई स्पेशल अरेंजमेंट उसी सूरत में हमें लगेगा कि नहीं होगा अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनको कोई गिरफ्तार कर लेता है, उनको कानूनी निज़ाम बेल नहीं देता और उनको जेल जाना पड़ जाता है, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि नहीं जी, कोई मियां साहब को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और उनके मामलात स्टिच्ड अप नहीं है मुकम्मल तौर पर। और हम ये सोच सकते हैं कि कम अज कम प्लानर्स में इतनी समझ है कि उनको ऑप्टिक्स की कुछ फिक्र है और सेंसिबली एक चीज हो रही है। देखिए, हर काम गलत काम करने का भी एक सही तरीका होता है, और कई बार हर सही काम को भी अब गलत तरीके से करें तो उल्टा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद मालिक साहब किसी भी तरह का कोई भी वो जो है वो उनको देने के लिए तैयार नहीं है, हाँ सही तरीके से हो या गलत तरीके से, कोई आप उनको रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं थोड़ी सी ऑप्टिक्स में कुछ तो नॉर्मल सी का आंसर होना चाहिए ना, क्यों? मतलब कि वरना ठीक है, नहीं पावर से तो हर चीज देखें मालिक साहब, लेकिन वो बात तो वहीं पे ही है ना। अब देखें, बात तो वहीं पे ही है ना, अगर वहां पे पोजीशन जाती है और हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड नहीं हुआ है, तो मुझे बताएं ना कि कानूनी सूरत क्या बनती है। नहीं, बट बात यह ना, इन वायले वो जो रियासत है वो क्या उन्हें मफरूर समझती है? क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया गया है जो अडॉप्ट किया जाता है किसी को मफरूर डिक्लेयर करने का? एक बात बताएं, जस्ट वन कमेंट। जी जी, अगर रियासत आपको सामने नजर आ गई, जब वो लंदन से निकले हैं जी, तो यूके में आपके हाई कमिश्नर जाके उनके साथ बैठे हुए थे। बिल्कुल। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होना और बात है, और एक कॉन्विक्ट और वांटेड बंदा होना और बात है। अब ये वो चीजें जिसकी जरूरत नहीं थी, ये चीजें अवॉइडेबल थी। मुझे नहीं समझ आया कि वो जो मीटिंग हुई और फिर उसकी वीडियो पब्लिसाइज हुई, वो अगर मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से देखूं, उनके तो हक में है,
मैं उनकी पार्टी की तरफ से देखूं तो उनके हक में है, लेकिन अगर मैं कानून के और मुल्क की तरफ से देखूं तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि अभी यहाँ पे ये बहस चल रही है कि वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे। आपके हाई कमिश्नर साहब बैठ के उनसे बट दैट इज आल्सो इंडिकेटिव ना, वो जो आप बात कर रहे हैं सर, ये इंडिकेट भी कर रही है मतलब मालिक साहब कह रहे हैं कि वो गलत indispensable है। तरीके से ज्यादती करके किसी को भी जो है ना वो आप सलाखों के पीछे फेंक दें और फिर उसके बाद जो है कि हाँ अब तुम कानूनी तरीके से आओ। तो ये दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि जो नहीं साहब के कानूनी ज्यादती का बहरहाल सोल्यूशन कानूनी ही आपको अनड्रेस होना चाहिए। फिर आप 9 में भी 65 फिर अगर आपकी दलील जाए तो फिर पीटीआई 9 में भी जस्टिफाई कर सकती है। अच्छा चले जैसा आप कह रहे हैं सर, मैं एक मिनट इसको जरा वापस ले आऊं ना, मुझे जरा वक्त दीजिएगा, मैं वापस आता हूं। मैं क्योंकि ये एक सुपरमैन जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, एक सुपरमैन की वापसी हो रही है, तो एक पीटीआई के सुपरमैन है जो इस वक्त पाबंदी सलासिल में, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? वो वहाँ से तो बढ़क लगा रहे हैं, लेकिन निज़ाम के अंदर उनकी बढ़क है या नहीं है? क्या निज़ाम उनको बिल्कुल रेलिगेट कर चुका है टू अ फॉरलॉर्न कॉर्नर मे बी ऑफ द हिस्ट्री के लिए? फाइन, यू वर देयर, फाइन, ख़त्म हो गया, या उनका रिवाइवल सर्वाइवल सियासी तौर पर मुमकिन है? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, लेकिन इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए कंसिडरिंग जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। और मियाँ साहब वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। सना बुच्चा साहब, इमरान खान साहब भी पीटीआई के लिए उस तरह अपने सपोर्टर के लिए सुपरमैन ही है। तो बहस हो रही है जो मालिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का, अगर मियाँ साहब का और वाकई ठीक है, उनको बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने साकिब निसार साहब की अदालत को साथ में लाया, फारग करवाया मियाँ नवाज शरीफ को, और फिर जो मॉनिटरिंग जज का ऊपर उनको बिठाया गया और जो कुछ हुआ वो सबके सामने, आई थिंक वो किसी को अब हमें रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट इस तरह तो फिर इमरान खान भी कहेंगे कि यार देखें, मैं भी रियासती जबर का शिकार हूँ, मेरे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे देखें उधर मियाँ नवाज शरीफ का तोशा खाना खुलता है तो कोई कुछ होता ही नहीं, मुझे तोशा खाना में नाहल भी कर दिया गया, मैंने ख़त लहरा दिया तो कौन सी बात, मुझे साइफर में भी कन्विक्ट कर रहे हैं, मुझे 190 मिलियन पाउंड में भी कन्विक्ट करने की तैयारियाँ हो रही हैं। वो भी विक्टिमहुड प्रीच करेंगे फिर? देखिए मुनीब, जो 9 मई को जिसकी रूह कब्ज़ की गई थी ना, रूह कब्ज़ तो कर ली जाती है, लेकिन आप उसकी जो फैक्चुअल तौर पर उसकी जो लाइफ होती है उसको आप मुतासर नहीं कर सकते। वो तो जितनी सांसें उसने लेनी है वो तो वो लेगा। तो ये जो रूह कब्ज़ हो गई है वो अचानक से रूह नवाज शरीफ में क्यों आ गई है? नवाज शरीफ साहब एकदम से मसाया बन गए हैं, वो मईशत को बहाल करेंगे। और मैं एक डिस्क्लेमर इस वक्त यहाँ इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट ये टर्न ऑफ इवेंट्स है कि हमारे यहाँ पर तज़िये भी इसलिए दिए जा रहे हैं कि ऑप्टिक्स ये है और ये चीज़ डिसाइड हो गई है। क्या हमने घुटने टेक दिए हैं इन तमाम गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ों के सामने? क्या हमें इतनी भी स्पेस नहीं रही कि हम ये कह रहे हैं, ब्लेटेंटली कह रहे हैं कि इस वक्त कानून इस तरह से मरोड़ा जाएगा, आइन को इस तरह से तरोड़ा जाएगा और मियाँ साहब को इस तरह से लाया जाएगा और इसका फैसला हो चुका है? क्या हम डिसमिस कर रहे हैं अपने सहाफ़ी होने की बुनियाद को? क्या हम डिसमिस करें? क्या तारीख हमें इस तरह याद रखेगी कि हम उस वक्त बैठ के हंस रहे थे और हम कह रहे थे हमें तो पहले से पता था ये होगा? क्या हम वो लोग बनना चाहते हैं? मैं तो नहीं बनना चाहती। अगर ये फैसला हो भी गया तो इसके खिलाफ आखिरी मिनट तक मैं तो खड़ी रहूंगी, बाकी किसी का नहीं पता। हमें भी पता है कोई क्या बातें करता है, हम भी मीटिंग्स में जाते हैं, हमें भी पता है फैसले होते हैं, लेकिन हम उन फैसलों को वहां पे भी आर्ग्यू करते हैं, बाहर भी आर्ग्यू करते हैं और उनके साथ इसको इस तरह सेटल नहीं कर लेते मामलात को। अच्छा ऐसे ही चलेगा और मैं तो आपको पहले ही कह रहा था ये वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा जी, ये बेल मिल जाएगी। तो ये सहाफियों का किरदार नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त सहाफत होनी चाहिए, ना कि किसी के लिए आप अपने आप को बिल्कुल ही ऑप्टिक्स पे छोड़ दें और बाकी तमाम चीजें। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है एंड आई एम वेरी फीलिंग वेरी डिसमिसिव अबाउट इट। दूसरी बात, ये मियां नवाज शरीफ साहब मईशत को बहाल करेंगे। अच्छा, मईशत को बहाल करने के लिए उन्होंने इसाक डार को भेजा था, इस बार इसाक डार को वापस छोड़ के आ रहे हैं लंदन या साथ लेकर आ रहे हैं? अच्छा, वो अगर वो शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई थे, उनकी हुकूमत जी डार साहब मतलब वापस इनके हुकूमत पे ला रहे हैं। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब, और मुझे बस फरमा दें कि ये भाई थे उनके, वो 17-16 महीने की जो हुकूमत उन्होंने की है वो मुझे बता दें कि वो कहते हैं भाई साहब के लिए अंडर की थी। भाई साहब उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। छोटे भाई साहब बेचारे बैठ के बड़े भाई साहब को डिफेंड कर रहे हैं। बड़े भाई साहब कह रहे हैं मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। मरियम नवाज साहब से पूछो कि जी 16 माह में आपने क्या बेड़ा सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, तो कहती है मुझसे ना पूछें, ये शहबाज शरीफ से पूछें। तो भाई
वकार अब्बासी साहब फर्म है, चौधरी निसार छोड़ चुके हैं, एक मिजाज है, 2017 में भी यही मिजाज था। आज किसी को एंट्री और एग्जिट का अगर थोड़ा सा फ्री वे या लीव वे मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सर पर आकर मुसल्लत हो जाए। अगर एक अकामा पर निकाला था और पनामा का केस था और ये भोंडा फैसला था, लेकिन फैसला तो था, मौजूद था, आप उसी की बुनियाद पर जेल भी गए, आप वापस बेटी का हाथ पकड़ के भी आए। तो आज अब ये क्या हम हिस्ट्री से ये तमाम विजुअल्स निकाल देंगे? आप आएंगे, आपको हिफाजती जमानत मिल जाएगी, आप जाके जलसा करेंगे और आप फिर भी कहेंगे कि आपके साथ जाती हुई? क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव आर यू सेलिंग एंड व्हाट एम आई सीकिंग टू बाय? बट ये जो आर्गुमेंट है, हार्श, इट मे साउंड हार्श, बट जो सना बुच्चा साहब कह रही हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मसला ये है कि मियां साहब की जो मॉरल अथॉरिटी थी वो 2018 में जब वो वापस आए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर, मैसियत एक सहाफ़ी, मैं वो कवर कर रहा था, आई वॉज इन दैट फ्लाइट विद हिम, ही वॉज एब्सोल्युटली कंपोज्ड और रिजॉल्व ये था कि पता था मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। वो मॉरल अथॉरिटी उनकी कहाँ थी? उनकी जमात की पॉपुलैरिटी बुरे हालों में भी इतनी ज़्यादा थी कि वो तमाम 85-90% बाई इलेक्शन जीतते रहे। अब मियां साहब आ रहे हैं तो सवाल वही है कि वो मॉरल अथॉरिटी क्या है? क्या उनके लिए अगर कानून तोड़ा मोड़ा जाएगा, जिस तरह मालिक साहब ने भी कहा, सना बुच्चा साहबा ने भी कहा, क्या वो जस्टिफाइबल होगा किसी की जगह पर, या मियां साहब इसको खुद जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए मुनीब, मैंने जब बात शुरू की थी तो मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई थी कि एक वो सूरत-ए-हाल थी कि जिसमें वो आए थे और उन्होंने सरेंडर किया था और जेल गए थे। अब उसके बाद अगर ये बेंड किया जाएगा कोई भी कानून या सिस्टम, तो फिर आपका वो नैरेटिव जो है या वो आपका अमल जो है वो नलीफाई हो जाता है कि हमने सरेंडर किया। मैं थोड़ा सा सना की बात के ऊपर भी कमेंट करना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक है कि बतौर सहाफ़ी हमें कुछ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक तसव्वुराती सूरत हाल के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करके मुझे एक दूसरे को बुरा भला कहना चाहिए। दूसरी बात जो है वो अब इसमें इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखते हैं तो उसका हल जो है वो किसी और तरीके से निकलेगा ना। क्या किसी एक्यूज को सिर्फ इसलिए जेल में डाल के भूल जाना चाहिए और उसकी अदालत के अंदर दरखास्त नहीं लगनी चाहिए चाहे 10 साल गुजर जाए और फिर 10 साल के बाद वो बरी हो जाए? तो भाई वो 10 साल जो इंसान जेल के अंदर रहा उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम कह देंगे जी ये सारा जुडिशल सिस्टम है उसका जिम्मेदार। बात सिर्फ यही है कि हमने देखना तो है ना कि ना इंसाफी ना हो और ना इंसाफी का खात्मा हो, खा वो चेयरमैन पीटीआई हो खा वो नवाज शरीफ हो। अब उसके अंदर आप एनालाइज करेंगे, उन फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर करेंगे। अब अगर वो आते हैं, मुझे बताएं, अगर नवाज शरीफ नहीं आते, वो कहते हैं नहीं ठीक है जी मैं मसीहा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, फिर मैं और सना बुच्चा जो है वो कहेंगे ला देखें जी बातें यहाँ पे करते हैं, बैठे हुए हैं वहां पे, तो फिर वो कहेगा ना कि मुझे तो तुमने सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब मुझे नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग यू, बट आपने मुझे आपकी समझ बात सुने ना, मैं आप सुनेंगे तो समझ आ जाएगी ना। जब हम बीइंग ए सहाफी एक ऐसी टर्म इस्तेमाल करके और पूरी सहाफी कम्युनिटी को उसमें आप जिस वक्त जाके उसको इंडाइट करते हैं, तो मेरा ख्याल उस वक्त भी हमें देखना चाहिए। या तो आप कहते हैं कि मालिक ये कह रहे हैं और क़य्यूम सिद्दीकी ये कह रहा है, तो इस तरह से भी मैं सहाफियों की बात कर रही हूँ। कल एजाज सैयद भी मेरे प्रोग्राम में सहाफियों की बात कर रहे हो ना, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर आप एक जनरलाइज टर्म के अंदर, आप एक जनरलाइज टर्म के अंदर जो है वो हर एक को तो नहीं हाँक सकते। बट एक बात है ना, लोग क्या अगर मैं पूछ पाऊं, देखिए सना का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, क़य्यूम साहब आपका अपनी जगह, बट इस बात का जवाब बिफोर आई कुड मूव ऑन टू मालिक साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब जरूर तशरीफ लाएं, वापस आएं, मसीहा के तौर पर आएं, बहुत पॉपुलर लीडर बनकर आएं, अवाम में आएं, उनका हक है, वो मुल्क के 3 दफा वज़ीर आज़म रहे। लेकिन यहाँ डिस्कशन ही ये है ना कि अगर हमने कहा कि उनको निकाला गैर कानूनी तरीके से था और उनके साथ ज्यादती की गई, अब जब वो आ रहे हैं या किसी और को लाडला बनाकर अगर लाया गया 2018 में, तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। उनको अगर गिरफ्तार पहले वो हुए थे तो अब भी अगर हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, उनका कद बुलंदी होगा। लेकिन उनके लिए अगर कानून तोड़ा मोड़ा गया तो उस पर उनकी मॉरल अथॉरिटी कमजोर होगी। आर्ग्यूमेंट ये है। क़य्यूम साहब जी, मैंने तो पहले कहा है इस बात को, देखिए ना, मैंने तो पहले कहा है इस बात को। अगर आपने शायद जी मैंने सुना है, नहीं सुन सके तो वो एक अलग बात है। मैंने तो ये कहा है कि अगर एक शख्स के लिए कानून को बेंड किया जाएगा तो फिर उसके बाद आपका जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि आप गलत फैसले के बावजूद भी जेल गए, तो
अब मैं तो, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं और आप जेल जाने से डरेंगे और आप पाकिस्तान भी वापस आ रहे हैं, तो फिर मेरा तो ख्याल है कि पीएमएलएन को शायद ये फैसला करना चाहिए वो आए और जाके जेल चले जाओ और जेल से अपना जो भी कार्रवाई करनी है उन्होंने वो करें। मालिक साहब, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर सियासत के अंदर, एक सुने मिनट बात सना, आप क्विकली पॉइंट कर लीजिए। सुने, मैं क्विकली इधर ये कह रही हूँ कि the only thing that differentiates इमरान खान फ्रॉम नवाज शरीफ इज 9 मई में आपने तंसीबात पर हमले किए, आपने शोहदा के निशान जलाए, आपने उनकी बेतौकीरी की। ये नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ वर्बल की, हाँ, ये इमरान खान साहब ने इसको एक अमली तौर पर इसको करके दिखाया, फिजिकली करके दिखाया। और क्योंकि इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड विद पीटीआई हु आर स्टिल प्रेजेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट सेक्टर, और अभी भी कुछ सर्विंग है, कुछ के ऊपर के रिपोर्ट्स चल रही हैं, कुछ के केसेस खुले हुए हैं, कुछ को ट्राई भी किया जा रहा है, कुछ को चेक भी किया जा रहा है। सो प्लीज लेट्स डिफरेंशिएट पीटीआई एंड पीएमएलएन ऑन दिस बेसिस कि फिजिकली जाके उन्होंने कभी शोहदा के निशानों को नहीं जलाया। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और ये 9 मई का सानिया हैज चेंज्ड एवरीथिंग, बट उसके बावजूद पूरी 25 करोड़ अवाम उनके इसमें उनको दे नहीं जा सकती कि भाई आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी मियां साहब, ये ले 25 करोड़ अवाम का नसीब आपके साथ जोड़ दिया बिकॉज हमसे गलती हो गई थी। ये भी नहीं हो सकता। अच्छा मालिक साहब, क्विकली सर, यही डिफरेंस मेरे ख्याल में होगा कि इमरान खान साहब ने ज्यादा ज्यादती की और 9 मई हुआ उनके साथ एसोसिएटेड है, गले में पड़ा हुआ है वो तौक बदनामी का, और उनका केस मुख्तलिफ है पीएमएलएन से या मियां नवाज शरीफ साहब से। उनका हालात मुख्तलिफ है, उनकी रिलेशनशिप की नौइयत मुख्तलिफ है। ये असल में हकीकत है। आप जो पहले बात कर रहे थे मॉरल सुपीरियॉरिटी की कि क्या मॉरल उनकी स्टैंडिंग होगी, किसके सामने, मैं आपसे पूछता हूँ। जितनी यहाँ पे डिवाइडेड कौम है, हर कोई स्ट्रिक्ट कैंप्स बन गए हुए हैं। जो पीपल्स पार्टी का है उसके लिए जरदारी साहब और भुट्टो ख़ानदान वो भगवान है, जो पीएमएल में है उनके लिए शरीफ ख़ानदान भगवान है। यही हाल इवन प्रोग्रेसिव पार्टी होती थी एक ज़माने में, एनपी, वहाँ पे भी ख़ानदान ही चलता है। जेयूआई में भी ये हाल है। यहाँ तो पहले बता देना कि कहाँ पे, अच्छा इमरान खान साहब का अपना फॉलोअर है जिसको आप कल्ट कहते हैं, वो जी कल्ट की हद तक फॉलोशिप है। किसने किसके सामने सुपीरियॉरिटी करनी है? जब एवन फील्ड का केस हुआ, क्या किसी पीएमएलएन वाले ने पूछा मियाँ साहब से कि इसका जवाब दें? जब सरे पैलेस हुआ पीपीपी में, क्या किसी पीपल्स पार्टी वाले ने पूछा कि सरे पैलेस का जवाब दें? सारे डिफेंड करते हैं। इसलिए सुपीरियॉरिटी हमारे मुल्क का मसला नहीं है। मोरालिटी ये बड़ी सेलेक्टिव चीज़ है। ये डिबेट में बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए मेरा ख्याल है, जैसे मैं शुरू में आपको कहा कि इस वक्त जितने फैसले हो रहे हैं ना, वो पावर पॉलिटिक्स पे और एक जगह पहुंचना है, उसके ऊपर अब मींस जस्टिफाइंग द एंड्स वाली बात हो गई हुई है। बाकी हम जितनी मर्जी बातें कर लें, मुझे उस वक्त सना ने बात की, मुझे फ्रैंकली समझ नहीं आया जिस पे इनका और एक्सचेंज हुआ क्यूम का, कि जो उन्होंने इस तरह जनरलिटी में एक बात की। जर्नलिस्ट का काम है इंफॉर्मेशन देना कि इस वक्त क्या हो रहा है। जब जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन देता है उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको अप्रूव कर रहा है या डिसअप्रूव कर रहा है, वो बता रहा है कि यार ये फैसले हुए में ये हो रहा है। अगर और ड्राइंग रूम्स में बैठ के, टेलीविजन पे बैठ के इंकलाब नहीं आते, तो आई थिंक आई कैन ओनली एडवाइस करना कि ठीक है, जैसे भी इंकलाब लाना है जाएं, करें, जो भी करें, लेकिन डू नॉट टार पीपल इन जनरलिटी। इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। बात यह है, हम एनालिसिस कर रहे हैं उस बेसिस पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो ट्रेंड्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं। क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग बहस है। लेकिन मेरे ख्याल में इस मुल्क में अब मोरालिटी पे बहस खत्म हो जानी चाहिए। किसकी मोरालिटी है मुझे बताएं। मैं उस दिन एक सीरीज देख रहा था, उसमें बड़ी अच्छी लाइन थी। उन्होंने कहा जजेस दे डोंट जस्ट शेप आवर लॉज, दे शेप आवर वैल्यूज। हमारे मुल्क में क्या जजेस ने हमारे वैल्यूज शेप किए हैं? मलिक यूम से चलें और फिर ये सारे इंसिडेंट्स देख लें, किसके साथ जुडिशरी ने ज्यादती नहीं की, बिल्कुल ठीक, और किस जुडिशरी ने भला नहीं किया। क्या ये हमारी वैल्यूज शेप करेंगे? अगर आज बात हो रही है फाइज़ साहब पे, तो फाइज़ साहब भी क्वेश्चन मार्क है। हुदैबिया जिस तरह इन्होंने डील किया, अगर बंदियाल साहब के ऊपर लॉन्ग चार्जशीट है, तो इधर भी चीजें हैं। इस हमाम में अनफॉर्चुनेटली सारे ही बरना है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम मोरालिटी की यार्डस्टिक पे जाएं। पावर पॉलिटिक्स में आप रखें तो हर चीज समझ। बिल्कुल ठीक है। मैं प्रोग्राम का यहाँ इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। मैं सना बुच्चा साहिबा का, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब का और मोहम्मद मालिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे, इस वक्त गज़ा की सूरत हाल क्या है? इसराइली फ़ौज ने टारगेट दिया है और एक अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे में खाली कर दिया जाए गज़ा शहर को। हमास ये कह रहा है कि ये मुमकिन नहीं और बिल्कुल खाली नहीं किया जाएगा। एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है और
इंतहा की एट्रॉसिटी है, उस पर बात करेंगे। एक एक्सपर्ट के साथ मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि इन मामलात को बखूबी समझते हैं और आज की सूरत हाल के हवाले से क्या होने जा रहा है इस पर तज्जिया उनका लेंगे ब्रेक के बाद। हालात बहुत संगीन है इस वक्त। अगर देखा जाए तो इस्राएली फ़ौज की जानिब से 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है कि गज़ा शहर को खाली कर दिया जाए। हमास का कहना है कि इसकी बिल्कुल पासदारी नहीं की जाएगी और ना ही इसे माना जाएगा। शहर गज़ा के अंदर तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनी इस वक्त आबाद हैं, जो कि इस वक्त सूरत हाल है इस पूरी लड़ाई के बाद राशन बंद है, पानी बंद है, वर्चुअली वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हालात जा किस तरफ रहे हैं, सऊदी अरेबिया की क्या पोजीशन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल हर एक के जहन में है। मेरे साथ मौजूद हैं मंसूर, जो कि माहिर उमूर मशरक़ वस्ता हैं और बड़ी अथॉरिटी रखते हैं इस पूरे मामले के ऊपर, इसकी हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ़ है। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जब से ये दोबारा ये हम इसे कॉन्फ्लिक्ट कहें, ये कभी ख़त्म तो हुआ नहीं था, बट इसमें जो नई सर्ज है ये अपवर्ड है इसका स्केल और ये दिन ब दिन एक बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त पोजीशन क्या है और आपको लगता है कि इस तरह का आपके गज़ा के ऊपर ज़मीनी हमले भी प्लान किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, तो हम बेसिकली क्या फोरसी कर रहे हैं यहाँ पर? यकीनन जी आपने दुरुस्त इशारा किया कि इस वक्त जो है 7वां दिन है इसराइल की तरफ से जो ये अटैक रिटेलिएशन में किया गया है उसका, और उसमें आए रोज़ जो है एक नई जहत, एक नया जुल्म का बाब जो है वो रकम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो अभी ताज़ा अल्टीमेटम जो दिया गया है कि गज़ा के लोग जो हैं वो शुमाली गज़ा छोड़ के वो जनूब की तरफ जो रफ़ा क्रॉसिंग है उस तरफ कंसंट्रेशन करें। शायद इसराइल अपने तौर पे जो है वो एक लैंड इनकर्जन जो है या एक ग्राउंड ऑफेंसिव जो है उसके लिए ये इंदिया दे रहा है कि वो करना चाह रहा है। लेकिन माजी में आपको याद होगा कि 2005 में इन्हीं सेटलमेंट्स को छोड़ के इसराइल जो है वो गया था, क्योंकि उसके लिए अपनी प्रेजेंस यहाँ रखना और अपने यहूदी आबादकारों का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो आए रोज़ हमास या वहाँ पे जो फ़लस्तीनी तंजीमें हैं उनके हमलों की वजह से नामुमकिन हो गया था। और अब भी जिस अबूरी जंगबंदी की लाइन को वो एक मुस्तकिल सरहद बनाना चाह रहे हैं गज़ा के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि जो ओस्लो माहिदे की भी खिलाफ वर्जी है, और ख़ुद इसराइल के लिए भी एक, मैं समझता हूँ एक ऐसा महाज़ जंग खुल जाएगा कि जिसकी शुरुआत तो शायद वो कर सके लेकिन उसको रोकना फिर उनके बस में ना रहे। और इस ग्राउंड ऑफेंसिव की जो शक्ल हमें देखने को मिल रही है या वहाँ से जिस नौइयत के इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि शायद कोई मैकेनाइज्ड कॉलम जो हैं वो अलॉन्ग दी गज़ा स्ट्रिप जो है वो इसराइल लगाएगा, और वहीं से फिर जो गोलाबारी और जो आर्टिलरी फायर्स हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो एरियल बॉम्बिंग है उसके नतीजे में उन्हें वो मकासद हासिल नहीं हो रहा है जो शायद इस नौइयत की ऑफेंसिव से वो हासिल करना चाहते हैं। और एक खौफ और धाक और ख़ास तौर पे एक जो बैरियर है वो बनाना चाहते हैं ताकि दोबारा यहाँ से इनकर्जन जो है वो पॉसिबल ना हो सके। लेकिन इस वक्त भी बाय द टाइम वो स्पीक गज़ा से जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके उनकी 21 यहूदी बस्तियों में गए थे उनमें से 6 में अभी भी लड़ाई जारी है जिनको वो वहाँ से नहीं निकाल सके। और उसके साथ साथ जो अभी यानी जो गज़ा के 1.1 मिलियन आबादी को रीलोकेट करने का अहकामात जारी किए हैं इसराइल ने अपने तौर पे, उसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर रहा है, वो हवा से पम्फलेट फेंक रहा है, वो ऐलानात कर रहा है, जो मोबाइल SMS के ज़रिए सबको अलर्ट किया जा रहा है। और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी बड़ी तादाद में विद इन दी, चाहे उससे जिसे कहना चाहिए कोई 365 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के अंदर भी इतनी बड़ी रीलोकेशन जो है वो इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, बेसिकली इसराइल एक खौफ पैदा करना चाह रहा है और लोगों को वो हमास के ख़िलाफ़ अक़दाम के लिए उकसाना चाह रहा है ताकि इंटरनली जो है वो एक रिवॉल्ट की कैफियत पैदा हो, और इसराइल जो काम ख़ुद नहीं कर सका बरसों से वो अवामी जो एक गमो गुस्सा है उसके नतीजे में वो शायद इनकैश करना चाह। ठीक है, ये एक क्विकली ये भी बताइएगा कि अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, नेचुरली अभी हमास रिटेलिएट कर रहा है, हिज़्बुल्लाह की तरफ से इजहार यकजहती के तौर पर एक रिस्पॉन्स तो है, लेकिन अगर ये वाकई ग्राउंड ऑफेंसिव होता है तो फिर खाली हमास नहीं होगा, फिर हिज़्बुल्लाह भी होगा, तो क्या ये अभी भी एक जंग की सूरत हाल है? तो फिर तो फुल स्केल वॉर है, और कई लोग तो इसके ऊपर तज्जिया ये दे रहे हैं कि ये तो फिर एक नई वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है।
कि वर्ल्ड वार तो शायद ये दूर की कौड़ी हो, लेकिन कम से कम जो रीजनली इसमें जो स्टेक होल्डर हैं वो ज़रूर जंप इन करेंगे। और अभी तो ख़ुद फ़लस्तीन के अंदर जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ से जो इतलात आ रही हैं कि अवाम जो है, फ़लस्तीनी अवाम वहाँ पे अपने गज़ा के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, और इसी तरीके से उनकी इसराइली फोर्सेस के साथ वहाँ झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में आज जो 9 लोगों की कैजुअल्टी वहाँ जो है रिपोर्ट की गई है। और इसके साथ साथ अभी जो मुख्तलिफ सीरिया के अंदर, उर्दन की सरहद पे, लबनान के अंदर और जिन वर्ल्ड कैपिटल्स में जो उनके साथ फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के जो मुजाहरे हुए हैं, वो अपनी जगह एक यानी जो सिचुएशन को है वो फ्लेयर अप कर रहे हैं। और उर्दन के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियन डायस्पोरा की आबाद है और उनकी पार्लियामेंट के अंदर उनकी नुमाइंदगी है, और उर्दन का जो मैं स्टेक समझता हूँ इस इलाके में, और ख़ास तौर पे मस्जिद अक्सा के हवाले से, वो खित्ते के इवन सऊदी अरब से भी बढ़कर है, क्योंकि वो कस्टोडियन है इस मस्जिद अक्सा के। Right. और इंटरनेशनल लॉ के अंदर उनको ये स्टेटस दिया गया है कि वो इसकी देखभाल करेंगे, इंतज़ामी सारे मामलात उनके पास हैं। ठीक। तो ऐसी सूरत में जी ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ये इम्पॉर्टेंट बात है, सऊदी अरेबिया का राब्ता होना, हिस्टोरिक राब्ता कहा जा रहा है ईरान के साथ ऑन दिस इशू। कितनी सिग्निफिकेंस है इस तरह के राब्तों की, या इन्फ्लुएंस कोई ड्रॉ कर सकता है इससे कोई कि हालात में शायद बेहतरी आ जाए, कुछ ऐसी कोशिश अगर की जाए तो? देखिए जी, क्योंकि इस वक्त जो सऊदी अरब और ईरान की रिप्रोचमेंट है वो बड़े हाई प्रोफाइल हुई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो दोनों मुल्क नहीं बल्कि खित्ते का यानी एशिया का एक अहम तरीन मुल्क चीन की ब्रोकरेज में हुआ। और चीन जो है इज़ नॉट अमेरिका कि वो अपने वादों से या अपने इस नौइयत की जो जामिन होने का किरदार है उससे बच कर जाए, वो इसको इन्फोर्स करवाना भी जानता है। और वो तो अभी इस मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से उनका अगला इनिशिएटिव यही था, लेकिन ये एक जंग की कैफियत अभी पैदा होगी, जिसके बाद वो सारी चीज़ें जो हैं वो किसी हद तक बैक बर्नर पे चली गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के एंड पे भी और ईरान के एंड पे भी कम से कम खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से एक सैनिटी प्रिवेल करती है, और वो अब माजी की जो बहुत उनकी तलखियाँ थीं और जो उनके मसाइल थे उनको वो बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजार कर यहाँ तक पहुँचे हैं। Right. वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त जो है ये गज़ा में होने वाली ये जो जंग है वो कम से कम उनकी उस अप्रोचमेंट और उसके नतीजे में जो पूरे रीजन के अंदर एक डेवलपमेंट का या एक जिसे कहना चाहिए मुतबादल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी और बहुत सारे जो जिसे कहना चाहिए चेरिश ड्रीम्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हवा में तहलील हो जाए। Right. और वो इसराइल की जो फॉस्फोरस बॉम्बिंग की बू की नज़र हो जाए। बहुत शुक्रिया मंसूर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की जो इस वक्त ताज़ा तरीन हालात है गज़ा की, उसके ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने हमें दी, जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर तजिया भी उनका हासिल किया। प्रोग्राम देखा आपने जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।